स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की जो क्लास है उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो आपका जुडिशरी से रिलेटेड है। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है NDPC एक्ट के बारे में। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ है कि जो कर्नाटका का जो हाई कोर्ट है उन्होंने बोल दिया है कि ये जो आपका भांग जो है ये प्रोहिबिटेड नहीं है। ठीक है, अब से NDPC एक्ट के तहत। ठीक है, ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट दी है। तो जो हमारा जो करंट अफेयर की जो क्लास है वो इसी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ क्या है कि ये जो केस है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केस का नाम लिख लो, रोशन कुमार मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो हुआ क्या है, इस केस में क्या हुआ था कि ये जो रोशन कुमार मिश्रा होता है इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने का रीजन ये होता है कि इसके पास से 29 किलो भांग और 400 ग्राम जो है गांजा वो मिलता है। तो इसके बाद इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जो इसके जो वकील होते हैं वो स्पेशल कोर्ट में जाके इसकी बेल के लिए जो याचिका है उसको दायर करते हैं, लेकिन इसकी जो बेल होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो इसके जो वकील होते हैं फिर वो हाई कोर्ट चले जाते हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट। तो वहां पे जाके जब ये अपना ये देते हैं अपनी कि ये जो है भांग जो है ये वो बताते हैं कि इससे पहले जो दो केसेस हैं, एक मधुकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 का केस, दूसरा है अर्जुन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2004 का केस। तो इसमें जो है भांग को जो है ऑलरेडी इस एक्ट से, NDPC एक्ट से बाहर रखा गया। NDPC का एक्ट का मतलब होता है नेशनल ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ठीक है, 1985 का ये एक्ट है। तो NDPC एक्ट का मतलब ये है। ठीक है, तो उन्होंने बोला, जो इसके वकील थे रोशन कुमार मिश्रा के वकील थे, उन्होंने बोला कि इन दो एक्ट्स में ऑलरेडी जो भांग है उसको इस एक्ट से बाहर रखा गया है। तो जो दूसरे जो सरकारी वकील थे वो हाई कोर्ट में दलील देते हैं कि जो भांग है उसको प्रिपेयर की जाता है गांजा लीफ से। ठीक है, गांजा के जो पत्ते होते हैं उनसे जो है भांग बनाई जाती है। लेकिन जो ये होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो इनकी जो ये दलील होती है उसको ये कह के खारिज कर देते हैं कि आप पहले इस चीज का प्रूफ लेके आओ, कि वो जो साइंटिफिक एक प्रूफ लेके आओ कि जो गांजा लीफ से ही जो है आपकी भांग जो है वो प्रिपेयर की जाती है। उसके अलावा वो कहते हैं कि ये जो भांग जो है बहुत से जो आपके रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, स्पेशली शिवरात्रि में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसी वजह से जो भांग जो है उसको NDPC एक्ट के अंदर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो मेन जो आपकी न्यूज है वो यही है कि जो भांग जो है फाइनली ये आपका कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो भांग जो है उसको NDPC एक्ट में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, केस का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो है केसेस के जो नाम है वो आपके एग्जाम में, ADA के एग्जाम में स्पेशली पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा पॉलिटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं, उसमें भी केसेस के जो नाम होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं NDPC एक्ट के बारे में। ठीक है, NDPC एक्ट है नेशनल ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ये एक्ट जनरली न्यूज में रहता है। अभी रिसेंटली नहीं, काफी टाइम पहले की बात है जब शाहरुख खान के जो बेटा है उसको NDPC एक्ट के तहत ही गिरफ्तार किया गया था। क्योंकि वो उसके पोजेशन में पाए गए थे कुछ ये जो सब्सटेंसेस थे। ठीक है, तो उस वजह से उसको गिरफ्तार किया गया था। अब ये एक स्पेशल एक्ट है। ठीक है, स्पेशल एक्ट का मतलब ये होता है, मतलब हर एक्ट जो होता है वो स्पेशल एक्ट नहीं होता। स्पेशल एक्ट वो वाले एक्ट्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए या स्पेसिफिक चीज के लिए जिन एक्ट्स को बनाया जाता है। ठीक है, अब ये जो NDPC है इसको स्पेशली ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के लिए बनाया गया, तो ये एक स्पेशल एक्ट हो जाता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें जो है कवर होती है। तो जो NDPC एक्ट है ये प्रोहिबिट करता है किसके लिए, यूजेज के लिए, प्रोडक्शन, कल्टीवेशन, पोजेशन और ट्रैफिकिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक ड्रग। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके की, ये जो वर्ड्स हैं इनको ध्यान से आप याद रखना। आप क्या कहते हैं, जो बच्चे लॉ वाले हैं उनको पता है कि इन वर्ड्स के ऊपर ही जो आपके साथ जो क्वेश्चंस की जो गेम खेली जाती है इन वर्ड्स के ऊपर ही खेली जाती है। ठीक है, तो इनको सीरियल ऑर्डर में याद रखो। ठीक है, सबसे पहले यूजेज नहीं करनी है। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं करनी है। प्रोडक्शन कैसे होगी, अगर कल्टीवेशन करोगे। ठीक है, तो कल्टीवेशन नहीं करनी है। देन पोजेशन में नहीं होना चाहिए। देन आपको उसको बेचना नहीं है। ट्रैफिकिंग नहीं करनी है किसी भी तरीके की नार्कोटिक या फिर साइकोट्रॉपिक ड्रग की। उसके अलावा ये कहां पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेबल होगा होल इंडिया में। ठीक है, होल इंडिया जितनी भी इंडिया की टेरिटरी है, इंक्लूडिंग जो आपकी जो है सी टेरिटरी जो है वो भी उसमें इंक्लूड होती है। और उसके साथ साथ
इंडिया के बाहर कोई अगर इस तरीके की इसकी यूजेज, प्रोडक्शन, कल्टीवेशन, पोजेशन या ट्रैफिकिंग करता पाया जाता है इंडिया के बाहर, लेकिन अगर वो इंडिया का सिटीजन है, ठीक है, इंडिया का सिटीजन है लेकिन इंडिया के बाहर इस तरीके का काम कर रहा था जिसको प्रोहिबिट किया गया है एनडीपीसी एक्ट में, तब भी उसको इस एक्ट के तहत सजा दी जाएगी, ठीक है। वो कितनी दी जाएगी वो आगे जाके देखते हैं। दूसरा, अगर सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आउटसाइड ऑफ इंडिया कर रहा हो, तब भी उसको सजा दी जाएगी, मतलब इस एक्ट के अंडर आएगा। उसके अलावा जो शिप्स या फिर एयरक्राफ्ट जो है जो रजिस्टर है इंडिया में, ठीक है, तो उनको भी एनडीपीएस एक्ट के अंदर लाया जाएगा, एनडीपीसी एक्ट, सॉरी एस, यहां पे मैंने सी लिख दिया ऊपर, एनडीपीएस। तो उसके अंडर लाया जाएगा। तो जैसे ये जो था शाहरुख खान के बेटे वाला केस था, ठीक है, अब वो जो थे एक क्रूज पे जो है पार्टी कर रहे थे, लेकिन वो जो क्रूज था एक तो इंडिया की जो 12 नॉटिकल माइल्स की जो टेरिटरी है, ठीक है, एक तो उसके अंदर पड़ता था, दूसरा जिस क्रूज में वो जो है पार्टी कर रहे थे वो क्रूज रजिस्टर्ड था इंडिया में, ठीक है, और उसके अलावा क्योंकि वो सिटीजन ऑफ इंडिया था तो उसकी वजह से भी उसके ऊपर जो एनडीपीएस एक्ट है वो लागू हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये हम बात कर रहे हैं नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक ड्रग्स की, ठीक है। तो ये जो है ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो जो नारकोटिक ड्रग्स होते हैं ना आपके, ये आपसे साइंस में पूछा जा सकता है, जनरल साइंस में ये क्वेश्चन कि नारकोटिक्स ड्रग्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, दूसरे साइकोट्रोपिक ड्रग्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो नारकोटिक ड्रग्स वो होते हैं जो आपको नींद लेके आए, ठीक है, या फिर आपका जो पेन है उसको कम करें, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आता है, ओपियम आ जाता है, ओपियम होती है आपकी अफीम, ठीक है, देन पॉपी स्ट्रॉ आ जाता है, पॉपी स्ट्रॉ से मतलब ये भी सेम ही पौधा होता है, ठीक है, पॉपी स्ट्रॉ और ओपियम। देन आपका कैनबिस आ जाता है, कैनबिस होता है मतलब भांग की तरह ही ये होता है, और इसके ऊपर ना क्या कहते हैं, इसका जो भांग के ऊपर ना एक वो बन जाते हैं, जैसे ये भांग का पत्ता है ना ऐसे करके, तो इसके ऊपर ना थोड़े बर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है, तो उसको जो है हार्वेस्ट किया जाता है और उससे कैनबिस बनाया जाता है। देन आपकी कोकेन और कोको, ठीक है, ये सारे आते हैं आपके नारकोटिक ड्रग्स में। देन आते हैं आपके साइकोट्रोपिक ड्रग्स। साइकोट्रोपिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो आपके मूड में चेंज ले आए, ठीक है, दोनों में फर्क जो है वो पता होना चाहिए। ये जो नारकोटिक ड्रग्स होते हैं ये टेक्निकली थोड़े से अच्छे होते हैं, ठीक है, आपकी हेल्थ पे इतना जो है असर नहीं डालते, हाँ, लेकिन अगर एक्सेसिव अमाउंट में इसको कंज्यूम करोगे तब जो है आपको कोमा में आप जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स। ये हेल्थ के लिए खतरनाक होते हैं। ये किस लिए यूज होते हैं, ये आपका मूड चेंज करने के लिए यूज होते हैं, या फिर आप जो है एकदम से आपका जो मूड होता है मतलब आप फिजिकली एकदम से स्लीपी मूड में चले जाते हो, या फिर आप एकदम से अवेयर हो जाते हो, ठीक है, या फिर आपका जो मूड होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो या बहुत ज्यादा सैड हो जाते हो, ठीक है। तो जो आपका जो मूड में जो है वो चेंज ले आए किसी भी तरीके का, आपको ज्यादा अवेयर कर दे या आपको ज्यादा डल कर दे, उस तरीके के जो ड्रग्स होते हैं वो या आपके थॉट्स या फिर आपकी फीलिंग्स में जो ड्रग्स जो है वो चेंज ला दे, उनको कहा जाता है साइकोट्रोपिक ड्रग्स, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कैफीन होगी, ठीक है, जो कॉफी में पाई जाती है। तो आप कॉफी पीते हो तो आपको एकदम से अगर नींद आ रही हो तो आपको वो जो नींद होती है एकदम से आपकी उड़ जाती है, ठीक है। तो कॉफीन होगी, कैफीन होगी, देन निकोटीन होगी, निकोटीन होती है सिगरेट में, ठीक है। तो लोगों को मतलब लोगों को मेनली जो नशा होता है ना वो सिगरेट का नहीं होता, सिगरेट में असल में निकोटीन पाई जाती है, तो निकोटीन का नशा होता है उनको। देन आपका मैरिजुआना आ गया, देन अल्कोहल आ गया, ठीक है। तो इनमें भी ये भी सारे आपके साइकोट्रोपिक ड्रग्स में पाए जाते हैं। अब ये जो एनडीपीएस एक्ट है उसने कुछ जो सजाएं हैं वो डिक्लेयर की हुई है कि कितना, अगर आपके पास कितनी क्वांटिटी में कोई जो चीज है वो मिलती है तो उसके ऊपर आपको क्या पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो इन्होंने 3 क्वांटिटीज में डिवाइड किया हुआ है चीजों को। अगर जो आपके पास जो ड्रग्स जो पाया जाता है वो स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, नेक्स्ट कैटेगरी है कमर्शियल अमाउंट में पाया जाता है, नेक्स्ट है कि स्मॉल से ज्यादा लेकिन कमर्शियल से कम पाया जाता है, ठीक है। तो तीनों में कौन कौन सी सजा मिलती है। सबसे पहले अगर स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है आपके पास ड्रग तो आपको रिगरस इंप्रिजनमेंट मिलेगी 1 साल तक की, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा, या फिर क्या हो सकता है आपको, और है यहाँ पे, ठीक है, दोनों में से कोई एक, ठीक है, या फिर आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों ही सजाएं हो सकती है, ठीक है। 10,000 का जुर्माना भी लग जाएगा और 1 साल तक की सजा भी हो सकती है, ठीक है। ये हो गया अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी में पाई जाती है। देन
स्मॉल से कमर्शियल के बीच में, ठीक है, मतलब कमर्शियल से कम और स्मॉल से ज्यादा पाई जाती है। तो उसमें क्या होगा कि आपको 10 साल तक की सजा तो होगी होगी, उसके अलावा साथ ही साथ 1 लाख तक का जो आपको जुर्माना है वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे और था, ठीक है, या तो 1 साल तक की सजा हो सकती है या फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों केसेस में दोनों ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कमर्शियल। कमर्शियल में क्या होगा कि आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 10 से 20 साल तक की, और आपको साथ ही में जुर्माना देना पड़ेगा 1 से 2 लाख तक का, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका कमर्शियल, स्मॉल और मीडियम अमाउंट, ठीक है, मतलब स्मॉल से ज्यादा और कमर्शियल से ज्यादा। अब ये जो अमाउंट है ये किस तरीके से डिसाइड होगी कि कितनी अमाउंट स्मॉल में आएगी, कितनी स्मॉल से कमर्शियल के बीच में आएगी और कितनी कमर्शियल के बीच में आएगी, ठीक है। ये डिफाइन करता है कि ड्रग्स का नेचर क्या है, ठीक है, कौन सी ड्रग जो है आप कंज्यूम करते पाए गए हो, या फिर कौन सी ड्रग जो है उसकी आप प्रोडक्शन कर रहे थे या कल्टीवेशन कर रहे थे या आपके पास पाई गई है, ठीक है, या आप उसकी ट्रैफिकिंग कर रहे थे, ठीक है, या आप उसको कंज्यूम कर रहे थे। तो वो डिपेंड करता है ड्रग्स टू ड्रग्स, ठीक है। इसके ऊपर जो है आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा जो मैं अभी करवाने जा रहा हूं। आपका जो क्वेश्चन मेन बनता है एक तो ये क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है, कि किस क्वांटिटी में पाई जाती है, मतलब कौन से जो स्लैब है उसमें आपको कौन सी इंप्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है, या कौन सी पेनल्टी लग सकती है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के बीच में आपको डिफरेंस। देन इसके एनडीपीएस जो एक्ट है इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, ये स्पेशल एक्ट है, स्पेशल एक्ट कौन से एक्ट होते हैं वो पता होना चाहिए। देन ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए और एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, कौन सा जो केसेस है इससे रिलेट करते हैं, ठीक है, वो पता होने चाहिए। अब आते हैं वापस कि कितने सब्सटेंस में जो चीज है वो पाई जाती है, तो वो डिफाइन करेगा कि जो सब्सटेंस आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है या कितनी कम अमाउंट में वो कितना ज्यादा नशा कॉज करता है, ठीक है। जैसे कि कोकेन है, ठीक है, कोकेन अगर तो 2 ग्राम है, ठीक है, तब तो उसको कंसीडर किया जाएगा स्मॉल क्वांटिटी में। अगर 1 किलो है तब उसको कमर्शियल में डिक्लेयर किया जाएगा। और जैसे गांजा है, गांजा इतना जो होता है ना कंपेरेटिवली कंपेरेटिव टू कोकेन इतना खतरनाक नहीं होता, ठीक है। तो गांजे की जो क्वांटिटी रखी हुई है उन्होंने 1 किलो रखी हुई है स्मॉल क्वांटिटी, और लार्ज क्वांटिटी रखी हुई है 20 किलो तक की, ठीक है। सेम आ जाता है आपका पॉपी स्ट्रॉ, ठीक है, ये तो बहुत से मेडिसिन में भी यूज होता है पॉपी स्ट्रॉ। तो इसकी स्मॉल क्वांटिटी में इसको रखा गया है 1 kg तक की अगर आप कंजम्पशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो आपके पास पाई जाती है 1 kg तक, ठीक है, तब तो उसको स्मॉल क्वांटिटी में रखा जाएगा। अगर वो जो है 50 किलो तक पाई जाती है तब उसको कमर्शियल क्वांटिटी में रखा जाएगा, ठीक है। अब ये डिफरेंस आप देख सकते हो कोकेन के बीच में और पॉपी स्ट्रॉ के बीच में, ठीक है। कोकेन अगर 2 ग्राम भी मिलती है तो वो उसमें रखी जाएगी आपकी स्मॉल में, और ये जो पॉपी स्ट्रॉ अगर 1 किलो तक मिलती है तब उसको उसमें रखा जाएगा। सेम आप अगर ये कोकेन 1 kg है तो कमर्शियल है और पॉपी स्ट्रॉ 50 kg है तो कमर्शियल है, ठीक है। सेम आते हैं देन आप क्या आती है मॉर्फिन, ठीक है, ये जो आपके जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको दी जाती है मॉर्फिन, ठीक है, उनका दर्द जो होता है उसको कम करने के लिए। तो अगर 5 ग्राम तक की है तो वो स्मॉल क्वांटिटी है, और अगर जो है 250 ग्राम तक की है तो वो कमर्शियल क्वांटिटी में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो न्यूज थी आपकी यही तक थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कौन सी किसकी कितनी क्वांटिटी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको याद करने में टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ इस चीज को समझाना था कि कौन सी स्मॉल और ये मीडियम और ये कमर्शियल इसमें क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस कहाँ से आता है, वो मैंने आपको वो चीज समझाने के लिए ये जो चीजें थी इनके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो बताए, ठीक है। अदरवाइज ये जो लास्ट वाला पार्ट हमने किया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी कितनी सजा हो सकती है, कितनी पेनल्टी लगती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, देन एनडीपीएस एक्ट सारा इंपॉर्टेंट है, देन आपका रोशन कुमार मिश्रा स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। और फाइनली जो है आपकी जो भाग है उसको एनडीपीएस एक्ट से बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक था ये यही तक था। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि ये जो यूनाइटेड किंगडम है उसके जो नए प्राइम मिनिस्टर है उनको चूज कर लिया गया। तो इनके ऊपर हमने ऑलरेडी जो वीडियो है वो बनाई हुई थी, ठीक है, क्योंकि जब बोरिस जॉनसन जो यूके के पुराने प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जब रिजाइन किया था तब उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी क्या रीजंस थे, किन स्कैंडल्स में वो जो बोरिस जॉनसन जो है वो फंसे हुए थे, ठीक है। और फिर उनके ऊपर जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उनके ऊपर लाया गया था, लेकिन वहां से वो मतलब वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो पास नहीं हो पाया था, ठीक है। तो इसी वजह से वो बच गए थे, लेकिन उनके जो
कैबिनेट मिनिस्टर्स जो थे वो इस्तीफा दिए जा रहे थे बार बार, तो उस वजह से उन्होंने फाइनली खुद ही इस्तीफा दे दिया, और जो थे वो कंजर्वेशन पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये जो सारी स्टोरी थी ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक इंडियन ओरिजिन के मिनिस्टर हैं जिनका नाम है ऋषि सुनक। ठीक है, तो वो जो है जो यूनाइटेड किंगडम है उसके न्यू प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी न्यूज है बेसिकली हुआ क्या है कि जो ऋषि सुनक है वो जो है ये जो इलेक्शंस है वो हार चुके हैं। ठीक है, और फाइनली जो लिज ट्रूस है वो जो यूनाइटेड किंगडम है उसकी उनकी न्यू प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन चुकी है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मेरे मुंह से बार बार प्रेसिडेंट निकल रहा है तो थोड़ा ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर है। चलो, हुआ क्या था, अब आपके लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही करवाऊंगा, इसको ज्यादा इतना लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम के पुराने प्राइम मिनिस्टर उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था बोरिस जॉनसन। ठीक है, अब होता क्या है कि ये बिलोंग करते हैं कंजर्वेशन पार्टी से। ठीक है, ये फंस जाते हैं स्कैंडल्स में। जब आता है आपका कोविड 2020 में कोविड आता है तो ये फंस जाते हैं स्कैंडल्स में। ठीक है, पार्टी वगैरह ये कर रहे थे तो पूरे देश में लॉकडाउन लगा के खुद पार्टीज वगैरह कर रहे थे, और जो इनके ये वाले जो मिनिस्टर्स थे ऋषि सुनक हो गए, देन जो बाकी इनके जो बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, मे बी ये भी इंक्लूडेड हो उसमें, तो वो भी इनके साथ पार्टीज में शामिल थे। ठीक है, अपने घर पे पार्टी करते थे और जो लोगों को लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बंद किया हुआ था। ठीक है, अब होता क्या है कि ऋषि सुनक जो होते हैं वो इनके होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एक्सचेकर, सॉरी चांसलर ऑफ एक्सचेकर ऐसे करके थे, जो इंडिया के अकॉर्डिंग बन जाते हैं आपके, मतलब वहां के फाइनेंस मिनिस्टर थे। और जो लिज ट्रूस थे वो थी यहाँ की फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, तो ये बिलोंग करते थे कंजर्वेशन पार्टी से। तो क्योंकि ये स्कैंडल में फंस गए तो लोग जो है इनको जो दूसरी पार्टी है वो इनके खिलाफ ले आती है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो हालांकि पास नहीं हो पाता, ये जीत जाते हैं उसमें, लेकिन वहां पे एक रूल है कि जब आपके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बार पास नहीं हो पाता तो अगले 1 साल तक जो है आपके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो टेक्निकली इनके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो जून जुलाई में लाया गया था। अब उनके ऊपर जो है अगले क्या कहते हैं 2022 में नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके अगेंस्ट लाया जाता, तो अब 2023 तक जून जुलाई तक इनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता था। ठीक है, तो टेक्निकली ये जो है प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते थे, कौन, बोरिस जॉनसन। लेकिन हुआ क्या कि इनके जो अपने ही जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उन्होंने इस्तीफे वगैरह देने शुरू कर दिए, तो फाइनली इन्होंने अपना जो है इस्तीफा सौंप दिया, और जो है इसके लिए इस पोस्ट के लिए, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, पीएम पोस्ट के लिए दोबारा से है जो पार्टी के अंदर ही इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए। ठीक है, मतलब बाहर ऐसे नहीं है कि पूरे देश को इन्वॉल्व किया गया, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख लोगों को इन्वॉल्व किया गया था इसमें, तो उनसे जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही पार्टी के थे, लिज ट्रूस और ऋषि सुनक भी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बस इलेक्शन था कि किसको जो है नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो है इन दोनों के बीच में इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया, और फाइनली जो रिजल्ट आया कि जो ये है आपकी लिज ट्रूस जो है वो जीत चुकी है। तो फाइनली ये जो है 5 सितंबर को इनको जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया यूके का। ठीक है, अब ये जो थे ऋषि सुनक थे, मैंने आपको बताया था कि ये इंडियन ओरिजिन के हैं, और क्योंकि ब्रिटेन हम पे बहुत टाइम तक राज करके गया है तो फाइनली ऐसा हो सकता था कि जो एक जो इंडियन ओरिजिन का आदमी है वो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन पाता, लेकिन वो नहीं हो पाया। इनको जो है काफी इंडियंस की सपोर्ट थी वहां पे, लेकिन ये फिर भी नहीं जीत पाए। ठीक है, और फाइनली ये जो है लिज ट्रूस ये जो है यूके की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले ऋषि सुनक। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, तो ये जो थे आपके जो ब्रिटेन की जो कैबिनेट है वहां पे क्या थे ये। ठीक है, तो ही वाज एक्सचेकर ESCHEQUER। ठीक है, तो ये उनकी पोस्ट थी, मतलब बेसिकली ये काउंसलर थे यहाँ के अकॉर्डिंग, फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, और ये जो थी आपकी फॉरेन मिनिस्टर लिज ट्रूस। ठीक है, और उसके अलावा कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे ये सवाल पूछा जा सकता है, कंजर्वेशन पार्टी। वहां पे 2 पार्टीज हैं, कंजर्वेशन और लेबर पार्टी। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन पार्टी से बिलोंग करते थे। पुराने प्राइम मिनिस्टर कौन थे, बोरिस जॉनसन। न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है,
लिस्ट टूल्स। ठीक है, ये 3-4 सवाल जो है इसके ऊपर आपसे पूछे जा सकते हैं, यही सवाल बनते हैं। ठीक है, अगर आना होगा तो इन्हीं 4 में से कोई ना कोई एक सवाल आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें भी आपको जो है काफी सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि जो 3 इंडियन सिटीज जो है वो पहली बार जो है जो यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अदरवाइज इसको थोड़ा ऐसे कंफ्यूज मत कर जाना, क्योंकि जो यूनेस्को की साइट्स जो है वो ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन एक पूरी की पूरी जो सिटी है ना वो कभी भी इंडिया की इंक्लूड नहीं हुई है यूनेस्को की लिस्ट में। उस लिस्ट का नाम क्या है? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। ठीक है, GNLC। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है इसमें जो है इंडिया की 3 सिटीज जो है उनको इंक्लूड किया गया है। सिटी कौन कौन सी है? एक तो वरंगल है तेलंगाना की, देन आपकी 2 सिटीज हैं केरला की, थिरसूर और नीलंबूर। ठीक है, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, कौन सी स्टेट में है वो पता होना चाहिए। जो वरंगल है वो तेलंगाना में है, केरला में 2 सिटीज है, थिरसूर और नीलांबूर। ठीक है, तो इनके बारे में करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं यूनेस्को। ठीक है, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि यूनेस्को क्या है। ये है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, इससे ये डील करता है, मतलब किसी भी तरीके की एजुकेशन जो है या फिर साइंटिफिक और एजुकेशन जो है उसको उसके लिए कॉर्पोरेशन करना, तो उसका काम है। वो किसका काम है? यूनेस्को का। तो उनका एक इनिशिएटिव है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। एक ऐसा नेटवर्क बनाना है लर्निंग सिटीज का जिसमें इस बार जो है इन्होंने 77 सिटीज जो है उसको इंक्लूड किया है। इन 77 सिटीज में 3 सिटीज इंडिया की भी थी। ठीक है, ये इस बार इंक्लूड किया, और ये जो 77 सिटीज जो है ये इसमें 44 जो है अलग अलग कंट्रीज में से थी। एक सिटी और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूक्रेन की। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। ठीक है, इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। अब क्योंकि कीव जो है बहुत इसमें न्यूज में है, तो आपसे जो है आपके ऑप्शंस में ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है कि कीव को रिसेंटली इसमें इंक्लूड किया गया है या फिर नहीं किया गया। ठीक है, 3-4 ऑप्शंस दे देंगे, फिर पूछ लेंगे कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है। ठीक है, एक स्टेटमेंट बीच में ये भी दे देंगे कीव वाली। ठीक है, तो कीव इंपॉर्टेंट है, कीव के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो भी इसी बार ही ये जो 77 इस बार इंक्लूड की हैं उसमें 3 सिटीज तो इंडिया की हैं, एक कीव की भी है। ठीक है, बाकी सिटीज भी है, लेकिन बाकी ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सारी थोड़ी लर्न करोगे आप। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज में होती है वो पता होनी चाहिए। तो इंडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया की तीनों पता होनी चाहिए। और कीव, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चली और जो कीव है वो यूक्रेन की कैपिटल है, तो इसलिए कीव भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस लिस्ट में टोटल सिटीज कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। 294 टोटल सिटीज है इन 77 जो अभी इंक्लूड किए इनको इसमें मिला के। ठीक है, 294 सिटीज की लिस्ट है जो कि 76 कंट्रीज में से आती है। ठीक है, मतलब 76 कंट्रीज की टोटल 294 सिटीज है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें इंक्लूड करने के लिए क्या क्या जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, एक सिटी में क्या क्या फीचर्स जो है वो होने चाहिए, ताकि आपको जो है यूनेस्को की जो लिस्ट में आपको इंक्लूड कर लिया जाए। और वो लिस्ट कौन सी है? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। ठीक है, GNLC। 6 फीचर्स कौन से हैं? सबसे पहले एजुकेशन से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, क्योंकि यूनेस्को से रिलेटेड है तो एजुकेशन से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहला जो आपका फीचर होना चाहिए, इंक्लूसिव लर्निंग। इंक्लूसिव लर्निंग का मतलब ये होता है कि सबको इंक्लूड करना चाहिए लर्निंग में। सबको इंक्लूड करना चाहिए का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके पास पैसा है उसी को लर्निंग प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, अब जिसके पास पैसा नहीं है, कोई बच्चा गरीब है, तो उसको भी जो है लर्निंग वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से जो आपकी जो सरकार होती है वो अलग अलग स्कीम्स चलाती है, जैसे सरकारी स्कूल वगैरह वो खोले जाते हैं, वहां पे उनको कम कीमतों में पढ़ाया जाता है। उसके अलावा बहुत से स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वो आ जाता है आपका इंक्लूसिव लर्निंग में। ठीक है, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, जिनके पेरेंट्स, वो वंचित ना रह जाएं एजुकेशन से। ठीक है, तो वो आ जाता है आपका इंक्लूसिव लर्निंग में। तो एक फीचर हो गया इंक्लूसिव लर्निंग। देन लर्निंग इन फैमिली एंड कम्युनिटीज। ठीक है, सिर्फ ये ना हो कि बच्चे भी पढ़े, जो आपकी पूरी फैमिली है उसको किसी ना किसी तरीके से शिक्षा दी जाए। ठीक है, या पूरी की पूरी जो आपकी कम्युनिटी है उसको इसमें इंक्लूड किया जाए। देन लर्निंग एट वर्क प्लेस। ठीक है, वर्क प्लेस पे भी आपको मतलब जो आपकी जो लर्निंग होती है वो कहीं भी रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप वर्क प्लेस पे जा रहे हो तो वहां पे भी आपके पास लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है,
उसके अलावा मॉडर्न लर्निंग टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न लर्निंग टेक्नोलॉजी आ रही है जैसे स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर जो आजकल जो ऑनलाइन टीचिंग का जो काफी वो चल रहा है, ठीक है, तो वो जो चीज है वो भी उसको मतलब मॉडर्न लर्निंग टेक्नोलॉजी को जो है वो भी जो सिटी है वो इंक्लूड करती हो, तब भी वो मतलब उसका वन ऑफ द फीचर ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन लर्निंग, ठीक है, क्वालिटी लर्निंग प्रोवाइड करवाई जाए आपको, ठीक है, मतलब ये ना हो कि कोई इंसान आपको पढ़ा रहा हो गलत फैक्ट्स बताता रहे आपको, ठीक है, तो जो आपकी लर्निंग होनी चाहिए वो क्वालिटी लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, मतलब सारी जिंदगी आपको कुछ ना कुछ जो आपकी लर्निंग होनी चाहिए वो इस तरीके की होनी चाहिए कि आप सारी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहो, ठीक है। तो ये 6 फीचर्स हैं। अगर इसमें जो है कोई भी सिटी की सिटी जो है वो सारी सिटी जो है वो इसमें फॉल करती होगी तो उसको जो है यूनेस्को की ये जो लिस्ट है GNLC उसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं वापस इस पे कि इन सिटीज को क्यों इंक्लूड किया गया, वरंगल, तेलंगाना की वरंगल को, देन 2 सिटीज ऑफ केरला को, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं वरंगल। तो वरंगल में इन्होंने जो यूनाइटेड नेशन जो था, सॉरी ये जो यूनेस्को था, इसने बहुत से जो सर्वेज जो है वो कंडक्ट करवाए, तो इन्होंने पाया कि वहां पे जो है वरंगल में जो है एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है चिल्ड्रन को, ठीक है, ताकि वो जो है ढंग से पढ़ सके, ठीक है, आराम से वो मतलब जो लर्निंग है वो उसको ले सके। तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो वरंगल में प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके अलावा वरंगल में बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स जो है वो लिए गए हैं ताकि जो ट्रांसजेंडर्स जो है उनको भी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। उसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वहां पे वो काफी मदद करते हैं। तो इन्हीं फीचर्स को देखते हुए वरंगल को जो है ये जो इसमें GNLC में इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थिरिसूर। तो इसको क्यों इंक्लूड किया गया, क्योंकि इन्होंने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए थे वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, ठीक है। तो इसमें इंक्लूसिव लर्निंग वाली कैटेगरी में ये दोनों फॉल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से कोई भी 6 फीचर्स जो है अगर आप उसमें फॉल करते हो तो आपको जो है इस लिस्ट में इंक्लूड कर लिया जाता है। लेकिन सारी सिटी ऐसी होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि उस सिटी का कोई पार्ट ऐसा हो, ठीक है। ऐसे तो हर सिटी में मिल जाते हैं, अगर सारी सिटी वैसे काम कर रही है तो अब आपको इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। हाँ, तो इन्होंने क्या काम किया था थिरिसूर में, इन्होंने वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए इनिशिएटिव जो है वो शुरू किए थे ताकि उनको पढ़ाया जा सके। वल्नरेबल ग्रुप्स में आपके आ जाते हैं जैसे ये जो आपके आ जाते हैं SC STs आ जाते हैं, देन आपके जो विमेन आ जाती है वो भी, उनको भी वल्नरेबल ग्रुप में रखा जाता है, देन ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनको वल्नरेबल ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। तो इन सब लोगों के लिए इन्होंने इनिशिएटिव किए कि इनको जो है पढ़ाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका नीलांबर। इसको क्यों इंक्लूड किया गया, क्योंकि ये जो है इको टूरिज्म पे काफी फोकस करते हैं। इको टूरिज्म में आ जाता है कि जो आपका जो टूरिज्म हो वो इको फ्रेंडली हो, ठीक है। मतलब आप टूरिज्म के लिए अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो तो आपके जो एफर्ट्स होने चाहिए वो इको फ्रेंडली होने चाहिए। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ये काफी जोर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कम्युनिटी ऑनरशिप का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो किया जाता है। कम्युनिटी ऑनरशिप का मतलब ये होता है कि अब जैसे मान लो आपका ये जो हेरिटेज रोड है ना, हेरिटेज वॉक है जो आपकी, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे पूरी अच्छे से सफाई रखी जाती है, ठीक है। हालांकि ये जो काम है ये कम्युनिटी का नहीं है, लेकिन मान लो कि ये काम जो है कम्युनिटी को प्रोवाइड करवा दिया जाए कि वो जो रोड है ना, अब ये रोड आपका है, ठीक है, आप ही को इस चीज को साफ रखना है, आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई भी कचरा वगैरह जो है वो ना फेंके। तो वो जो चीज हो जाएगी उसको कम्युनिटी ऑनरशिप कहा जाता है। मतलब उसकी जो ऑनरशिप होती है वो कम्युनिटी को दे दी जाती है और फिर कम्युनिटी जो है अपनी क्या कहते हैं सेल्फ रिलायंस से या अपनी खुद स्व इच्छा से जो उस चीज जो है उस चीज को जो है प्रिजर्व करके रखती है, ठीक है। तो वो आ जाता है आपका कम्युनिटी ऑनरशिप में, ठीक है। तो लोगों को इसके बारे में एजुकेट किया गया, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एजुकेट किया गया कि अगर जो है आप अपने रिसोर्सेज जो है उनको बचा के रखोगे तभी जो है आपकी जो फ्यूचर जनरेशंस जो है उन रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो वहां पे लोगों को इसके बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एजुकेट किया गया, उनको बताया गया कि कम्युनिटी ऑनरशिप जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाता है या फिर किस तरीके से उसको यूज में लाया जा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो नीलांबर है इस सिटी को केरला की ये जो सिटी है उसको इस लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। तो आज के जो आपके करंट अफेयर्स की जो 3 क्लासेस थी वो यहीं तक थी। इसी के साथ हम कल दोबारा मिलेंगे और करंट अफेयर्स के साथ। आपको आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।